और सब राजी खुशी। ले, फिर आ गए हम। आधुनिक भारत के इतिहास की पहली कक्षा है। इटली रोए, इटली की राजधानी रोम। अरे पहले बैकग्राउंड समझ लो भाई। देखो, यहाँ आज की क्लास में थोड़ा डिटेल में बताऊंगा, अदरवाइज प्री के लिए क्लास है, फैक्ट याद रखना है। काय का बॉक्स, वो कौन सा, बास्को द डगामा, वास्को डी गामा, ठीक है ना। अरे मुझे तो बोलने में प्रॉब्लम आती है यार। 1498 कालीकट का अपना बंदरगाह, उसका नाम रख दिया कि भारत की खोज की। कंसेप्ट समझना, हजारों, 12वीं शताब्दी, 7वीं शताब्दी, 8वीं शताब्दी, 9वीं शताब्दी, सब में व्यापार चलता रहा भारत से। पूर्वी क्षेत्र से यूरोप वाले व्यापार करते रहे। अरे वो पहले भी आते थे, लेकिन इस आदमी के आने से एक बड़ा प्रभाव पड़ा। पुत्र अड़ा, डेढ़ फंसा, पीढ़ी ईड़ी, सब याद करेंगे यार। देखो, पहले तो ये समझ लो ये आए कैसे कैसे थे। ई ससुरा अंग्रेजी नहीं बोलत बा, ये बहुत बढ़िया। ये लो, पी, अरे कहाँ गया। ये रहा, पी डी ई डी एफ। पी, सबसे पहले पुर्तगाली आए, फ्रांसीसी सबसे बाद में आए, ये हमें याद रखना है। और सबसे पहले आए हैं और सबसे एंड में गए भी हैं, 1498 और 1961 में गए हैं, बिल्कुल समाप्त हुए पुर्तगाली यहाँ से। पी डी ई डी एफ, डी ई डी, डी डच, डी डेनमार्क, और बीच में अंग्रेज फंस रहे हुए हैं। ये सब सीखेंगे, लेकिन इससे पहले थोड़ा बैकग्राउंड समझते हैं। काहे का आधुनिक भारत, काहे का आधुनिक भारत का इतिहास। ये हमारा इंडिया रहवा, ये यूं मुड़ मुड़ के यहाँ हम यूरोप बना देवा, थोड़ा सा और यहाँ टेढ़ा कर लेते हैं ऊपर की ओर। ये ससुरा मिस्र रहवा, और ये यहाँ पे ले लीजिए मलक्का, मलेशिया प्रायद्वीप मानिए ये पूरा यहाँ पे। और इहन रही फारस की खाड़ी, ये है क्या बोलते हैं इसे, ओमा, फारस में हज मज है, ओमान, हरमुज की जल संधि है यहाँ पे। यहीं पे हरमुज का एक टापू सा है। पूरी कहानी समझेंगे इसको, तब आगे बढ़ेंगे। और यहाँ पे मिलेगा आपको इटली, कहीं थोड़ा आगे जाके तुर्की, तुर्की के बराबर राइट हैंड साइड। और यहीं पे आप देखेंगे वो मिस्र मिलेगा, यहाँ पे चोट सी निकली हुई होगी ऊपर की ओर, मिस्र मिल जाएगा। 12वीं शताब्दी से पहले और उससे लेटर में 15वीं शताब्दी तक मान लो आप, व्यापार चलता था। पूर्वी देशों की चीजें पश्चिमी देशों में जाती थी, पुनर्जागरण हो गया था, चीजें और मशीनें बन गई थी। मशीनें बनी तो दो चीज की जरूरत पड़ी, कच्चा माल चाहिए और प्रोडक्ट बिकना भी चाहिए। कच्चा माल कहाँ अवेलेबल था, या तो इधर अमेरिका में गए थे ये लोग। अमेरिका देखो, पूरब को जीतना फिर भी कठिन रहा, बहुत देर में पूरब कब्जे में आया, लेकिन इस ससुरे यूरोप वाले कब्जा अमेरिका पे जल्दी कर लिए। ये जो आज तने हुए खड़े रहते हैं अमेरिकी, हमको लूटने में देर लगी, उस ससुरे पहले ही लूट लिए थे। अब देखो, दो तीन बातें रही, एक तो कच्चा माल की आवश्यकता थी, दूसरा एक कंसेप्ट और है, क्योंकि वो यूरोपीय देश ऊपर वाले लेटीट्यूड पे स्थित हैं, अक्षांश रेखाओं पे। थोड़ा अपेक्षाकृत मौसम ठंडा है और गर्म मसाले गर्म जगह पे बनते हैं। मांस उन्हें खाना है, पकाना है, तो अच्छे मसाले की भी आवश्यकता है। मसाले भी चाहिए, प्लस जो हमने प्रोडक्ट बनाया है वो भी बेचना है, और रॉ मटेरियल भी चाहिए। और रॉ मटेरियल जितना सस्ता मिल जाएगा उतना बेहतर होगा। 12वीं शताब्दी तक, पूरे 12वीं, 13वीं, 14वीं शताब्दी पर पूरे व्यापार पर
इटली का एक अधिकार था। देखो होता क्या था ई ससुरा कुछ व्यापार करते थे मिस्र के रास्ते से, मिस्र से इटली के शहरों तक पहुंचाया जाता था, नक्शे में देखिएगा आप, और कुछ फारस की खाड़ी से व्यापार करते हुए पैदल मार्ग से ले जाके आगे इटली तक पहुंचाया जाता, मतलब रोम के देशों विभिन्न रोम के इटली के विभिन्न क्षेत्रों तक पहुंचा दिया जाता था। अब यूरोप के कई देश, इटली ने उन्नति कर ली भाई, तू मुझसे दुखी मैं तुझसे दुखी, छत पे जा छलांग लगा, तू भी सुखी मैं भी सुखी। इटली कर रहा था तरक्की, इटली के लोग अमीर हो रहे थे, यूरोप वासी अन्य देश यूरोप में रहने वाले उससे जलने लगे। हर देश खोज कर रहा था कि इटली को छोड़े, इटली के इस व्यापार पर कैसे नियंत्रित किया जाए, इससे बचा जाए। इसी क्रम में थोड़ा और ज्यादा डीप में जाएंगे और प्रॉब्लम होगी, तो पुर्तगाली व्यक्ति और गुजरात के नाविक की सहायता से, उसका नाम और देख दो, ये किताब उठाना, नाम और है गुजरात का जो नाविक है अब्दुल मजीद ऐसे कर कुछ नाम होगा उसका, उसकी सहायता से, अभी देख के बता देता हूं, चलिए तब तक आगे बताता हूं मैं। उसकी सहायता से वास्को डी गामा यहाँ कालीकट पे 1498 में आ गया। ये जो इसमें थोड़ा कहीं आपको 55 गुना या 60 गुना ले, जितना व्यापार इसने किया लगभग 60 गुना मुनाफा कमाया। 1498 में आया, ये लौट के गया। इससे पहले भी एक है दिया धर के केप ऑफ गुड ऑफ दिया, ये दक्षिण अफ्रीका का जो निचले वाला हिस्सा है, दक्षिण अफ्रीका का नीचे वाला हिस्सा देखेंगे तो ये साउथ अफ्रीका ही बोलते हैं इसे। तो यहाँ पे है केप ऑफ गुड होप, एक छोटी सी, जब समुद्र के हिस्से में एक ऐसी इकाई सी बाहर निकल जाती है जुड़ी हुई मुख्य भूमि से, तो इसे केप बोलते हैं। अच्छी आशा, उत्तमांशा द्वीप भी सही कहेंगे। इसकी खोज बार्थोलोमेओ डियाज नाम है उसका, लास्ट में आएगा डियाज या दियाज, उसने कर दी थी। वहां तक आके वो लौट गया। इसके बाद वास्को डी गामा 1498 में आ गया। इसके व्यापार का पता कि 60 गुना मुनाफा कमाया है, इस बात का पता पुर्तगाली राजा को पता लगा। तो पुर्तगाली राजा ने 1501 में, 1500 सन कौन सी है, 1501 में, 1501 में पूरा व्यापार जो पूरब के साथ होगा ये घोषित कर दिया कि इस पर राजा का नियंत्रण होगा, राजा के अंतर्गत ही यह व्यापार किया जाएगा। इसीलिए अधिक शक्ति प्राप्त हो गई किसको, पुर्तगाली कंपनी को। अब ये इनके जहाज अच्छे थे, तेज गति से चलते थे, भारतीय और मिस्र के जहाजों और तुर्की के जहाजों की अपेक्षा। अब जब डायरेक्ट पुर्तगाल यहां से माल लेने लगा, आप समझिए, तो कौन कौन देशों पे प्रभाव पड़ा, मिस्र पे पड़ा, तुर्क पे पड़ा, और जो यहाँ के व्यापारी थे जो मुस्लिम रहा करते थे उन पर पड़ा, और कुछ राज्यों पर भी पड़ा। जैसे जब पुर्तगाली आए तो एकमात्र शक्ति जो मजबूत शक्ति थी भारत में वो महमूद बेगड़ा की थी, वो गुजरात पे शासन किया करते थे। और उत्तर, तब तक तो अकबर पैदा भी नहीं हुआ भाई, तब तक तो बाबर आया ही नहीं भाई, और बाबर आया भी तो इब्राहिम लोदी के साथ 1526 में युद्ध हुआ। तो ये पूरा हमारा जो नॉर्थ इंडिया है, उत्तर भारत जो है, बहुत छोटे छोटे राज्यों में बटा हुआ था, बहुत छोटे छोटे मामूली। डच बहुत मामूली थे। मसूलीपट्टनम में पहली फैक्ट्री इन्होंने खोली, अंग्रेज फंस गए 13 में अंग्रेजों की पहली फैक्ट्री सूरत में खुली, और 68 में खुली इनकी फ्रांसीसियों की पहली फैक्ट्री सूरत में। अंग्रेज फंस गए 13 सूरत में, ये हम आगे सीखेंगे। तो 1501 में राजा ने घोषित कर दिया कि ये पूरा व्यापार अब इन्हीं के नियंत्रण में होगा। इनके जहाज थोड़ा तेज चलते थे, तो पुर्तगाली जो जहाज थे वो तत्कालीन स्थितियों में मिस्र के जहाजी बेड़े को, गुजरात के जहाजी बेड़े को, प्लस तुर्क के जहाजी बेड़े को हराने में सफल हो गए। ये जो कालीकट में ये आया, यहाँ का तत्कालीन शासक था छोटे हिस्से का जमोरिन। क्या नाम था इसका, जमोरिन। ये जमोरिन ने ही वेलकम्ड, उसने स्वागत किया किसका, वास्को डी गामा का। और उसका नाम अगर मिल जाए तो अच्छी बात है, जरा आप देखिए इसमें मिल जाएगा, तब तक बता दूंगा उस गुजराती नाविक का नाम क्या था। अब्दुल मजीद, अभी आता है देख के बता दूंगा क्योंकि वो ना नाम भी जरूरी आता है पेपर में। अब पढ़ाई शुरू करते हैं। पीडीएफ आप अच्छी तरह बोलते हैं, मुझसे भी पीडीएफ मांगते हैं, तो क्या करना है, पीडीईडीएफ
पुर्तगाली सबसे पहले, उसके बाद डच, उसके बाद अंग्रेज, उसके बाद डेनमार्क और फिर फ्रांसीसी। क्रम में लगाने का प्रश्न आएगा, यहां से आगे चलते हैं। फिर कंपनियों की स्थापना का क्रम, फिर कंपनियों की स्थापना का, हाँ मजीद लिखा है, अहमद इब्न मजीद, क्या नाम है इसका, अहमद इब्न मजीद। ये गुजराती नाविक था, इसकी सहायता से ही कोलंबस काय को, ये सोच कोलंबस खोज रहा था इंडिया को, वो पहुंच गया अमेरिका, और अमेरिका पहुंच गया तो अब आप समझिएगा बोला ये ही इंडिया है, बाद में पता चला ये इंडिया नहीं है। कोलंबस अमेरिका ही खोज कर दिया इंडिया के चक्कर में, भारत के चक्कर में, पूर्व के चक्कर में, इतने पुरानी चीजें थी। और देखो भैया आप और बात भी समझिए, कंपास बना, बारूद बनी, इस कंपास और बारूद बनने से यात्राएं थोड़ी सरल हो गई, और लूटपाट, डर, एक दूसरे को प्रभावित करना, हरा देना बारूद की वजह से, ये सब आविष्कार यूरोप में हुए तब, और इसी यूरोपीय आविष्कारों ने प्रेरित किया कि और घूमो, ढूंढ के लाओ चीजें। अब इनकी कंपनियां हैं, इन कंपनियों के कुछ के नाम भी याद करने हैं। पुत्र, अड़ा, डेढ़, फंसा, फंस जान दो, हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। पुत्र ये बहुत पुरानी ट्रिक है। पुत्र पुर्तगाल पहले 1498 में, अड़ा अंग्रेज 1600 में, डेढ़ डच 1602 में, डेनमार्क, और लास्ट में फ्रांसीसी 1664 में। पुर्तगालियों का मैंने बताया सबसे पहले आए हैं 1498 में, 1498 में, और 1961 में गए हैं कहाँ गया ये रहा, 1498, 1961 में गोवा स्वतंत्र कराया था इन लोगों से, ये है। अब आ जाते हैं व्यापार पे। पुर्तगालियों का एकमात्र उद्देश्य, पहला उद्देश्य था क्या, बिजनेस, दिस इज कॉल्ड बिजनेस। बट दूसरा उद्देश्य क्या था, सेकेंडरी क्या था, ईसाई धर्म का प्रचार। इस ईसाई धर्म के प्रचार की वजह से लोगों में तनाव उत्पन्न हो गया, बिजनेस गया गड्ढे में। व्यापार में धर्म घुसेड़ा। फ्रांस को बुक करो कान्हा जी गोवा में, फ्रांस को बुक करो कान्हा जी गोवा में। फ्रांसिस्को दी अल्मेडा, ब्लू वाटर पॉलिसी बनाई इसने। बुक अल्बुकर्क नहीं, फ्रांस को कोचीन, देखो ऐसे ऐसे समझा लो, फ्रांसिस्को डी अल्मेडा को कोचीन में पहली फैक्ट्री लगाई, बुक अल्बुकर्क। इसके बाद आया फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद दूसरे नंबर का जो गवर्नर जनरल, इसे कहिए गवर्नर था या वायसराय था, उसका नाम था अल्बुकर्क। करो कान्हा जी, इसके बाद है डी कान्हा, और लास्ट में है गोवा। देखो यहाँ मैं कुछ चीज समझाता हूँ बड़ा, अगर आपने ये, आपको ये हिंट याद होगी ना, पूरा फैक्ट आप निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे इसे समझते हैं। फ्रांस, पहला वायसराय कौन था, फ्रांसिस्को दी अल्मेडा। पुर्तगालियों की पहली फैक्ट्री कहाँ स्थापित हुई, कोठी, तो कोचीन। बुक फ्रांसिस्को डी अल्मेडा के बाद कौन आया, बुक अल्बुकर्क। करो कान्हा जी गोवा में, डी कान्हा। इसके बाद अल्बुकर्क के बाद कौन आया, डी कान्हा, गोवा। अब देखो ये गोवा जो है नीचे है, गोवा जीता अल्बुकर्क ने है बीजापुर के सुल्तान से, बीजापुर के सुल्तान से जीता किसने है, अल्बुकर्क ने। मुख्यालय बनाया डी कान्हा ने। दोनों नाम आस पास हैं, पहले जीतने वाला ये और मुख्यालय बनाने वाला डी कान्हा। मुख्यतः तीन ही है, बाकी बात कुछ और भी रहे तो उनके नाम अभी, ऐसे तो पुर्तगालियों का इतिहास ही पढ़ोगे भारत में तो 15-20 किताब पढ़नी पड़ेगी। पहला पुर्तगाली वायसराय फ्रांसिस्को डी अल्मेडा था, तथा उसके बाद डी कान्हा, वो जो भी है क्या नाम है इसका, अल्बुकर्क, फिर डी कान्हा। ये क्रमानुसार है। पुर्तगालियों ने भारत में पहली फैक्ट्री कहाँ लगाई, कोचीन में। पुर्तगाली साम्राज्य का वास्तविक संस्थापक अल्बुकर्क था। अल्बुकर्क ने गोवा को बीजापुर के सुल्तान से जीता। पुर्तगालियों ने हुगली को लूटपाट का केंद्र बनाया। ये आ चुका है, इसे इंपोर्टेंट है। डी कान्हा ने गोवा को मुख्यालय बताया, ये मैंने आपको अभी समझा दिया था। अब कार्टेज व्यवस्था क्या थी, आगे से जितनी कहानियां बताई हैं बैकग्राउंड कम बताऊंगा क्योंकि समय बहुत कीमती है। प्री वाली क्लास है तो प्री के हिसाब से पढ़ लेते हैं। ये मैंने बता दिया, डच बहुत मामूली थे। डचों की पहली फैक्ट्री कहाँ लगी थी, मामूली मसूलीपट्टनम में। कार्टेज व्यवस्था, और भारतीय जहाज के कप्तानों को गोवा के वायसराय से लाइसेंस लेना पड़ता था। देखो सीधी बात समझो, ये चौथे एक तरीके की कार्टेज व्यवस्था। ये तुम्हारे जहाजों को डुबो देंगे,
इनके पास बारूद है। देखो एक और बात है, गति का अंतर ये था कि ये तुम्हें पकड़ सकते थे, तुम इन्हें नहीं पकड़ सकते थे, इनके जहाज तेज चलते थे। पुर्तगालियों द्वारा समुद्री व्यापार के लिए जारी किए गए व्यापार लाइसेंस व्यवस्था को कॉर्टेज व्यवस्था कहा गया। देखो ये भारत में प्रवेश होने के दो रास्ते थे। एक तो फारस की खाड़ी होके आ सकते थे, जहां से कच्चा माल इंपोर्ट किया, यहाँ से थोड़ा दूर है लेकिन दिमाग में रखना, फारस की खाड़ी देखना वर्ल्ड के नक्शे पे, उसमें यहाँ पे दो देश, क्योंकि तब जो नहरें थी वो तब नहरें तो नहीं बनी थी, उस समय तो नहीं थी सुएज नहर। अब क्या है, अब सुएज नहर है तो अब रास्ता अभी भी सरल हो गया है, तो पहले कच्चे पे मतलब भूमि पे होके जाना पड़ता था। तो इन्होंने क्या किया, ये हरमुज का जो स्थान है यहाँ पे अपना कब्जा कर लिया, यहाँ पे अपने जहाज तैनात कर दिए। तो अब कोई भी इधर होके आएगा तो उसे मार के गिरा देंगे। इधर वाली पॉलिसी ब्लू वाटर पॉलिसी है ये, तो इन पे कब्जा हो गया। इस पे कब्जा करने का पूरा एक ये वाला, और दूसरा भारत में प्रवेश ऐसे कर सकता था आदमी, चीन सागर में होके नीचे होके मलाया प्रायद्वीप मलक्का जल संधि पे होके। तो मलक्का की जल संधि पे भी इन्होंने कब्जा कर लिया, यहाँ भी अपने जहाज तैनात कर दिए। तो इस क्षेत्र में जैसे भारत, श्रीलंका, म्यांमार, चटगांव, बांग्लादेश, ये वाली जो स्थिति है, इधर वाले देशों में कोई प्रवेश करेगा तो पहले उसे इनसे भिड़ना पड़ेगा। जो आदमी पहले से किसी सुरक्षित स्थान पे है उसके रास्ते में होके निकलना कठिन था। आप समझ लीजिए, जाओगे तो कॉर्टेज दोगे, नहीं जाओगे तो डुबो दिए जाओगे, कहानी खत्म। अगली वीडियो में आगे बढ़ेंगे। हैव यू नाइस डे, वेरी टेक केयर, चाओ चाओ, बाय बाय।